गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो बेटा, जैसा कि हम जानते हैं आज हमारी हिंदी की कक्षा में समास विषय का अध्ययन किया गया था। तो इसी श्रृंखला में इससे पहली कक्षाओं में हमने हिंदी में समास की परिभाषा और उसका अर्थ उदाहरण सहित समझ लिया था। हमने ये भी देख लिया था कि समास मुख्यतः छह प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमने तत्पुरुष समास की परिभाषा और उसका अर्थ समझ लिया था। तो यह कार्य उन छात्रों के लिए है जो आज विद्यालय में अनुपस्थित थे। तो इसके बाद हमने जो तत्पुरुष समास होता है उसके भी जो भेद होते हैं उनका अध्ययन किया था। तो कारक विभक्तियों के अनुसार जो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। जैसे कि आप जानते हैं विभक्ति चिन्ह होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपदान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर। ओके, तो इसी तरीके से मुख्यतः तत्पुरुष समास में जो विभक्ति चिन्ह है उनके ऊपर महत्व दिया जाता है। तो ये भी मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्म पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। करण तत्पुरुष में से विभक्ति चिन्ह का से तथा द्वारा का लोप होता है। संप्रदान में के लिए का बोध होता है, लोप होता है। आपदान तत्पुरुष में से विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। संबंध तत्पुरुष में का की के विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। और अंत में जो अधिकरण तत्पुरुष है उसमें में तथा पर का लोप होता है। तो आप सभी को इनमें से कुछ ना कुछ एक उदाहरण लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। ऐसे तो इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, किंतु आपको एक ही उदाहरण को लिखना है। तो सरल भाषा में समझे तो जिन समास में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है वे तत्पुरुष समास कहलाते हैं। उसके बाद हमने अगला देखा था कर्मधारय समास। जहाँ एक पद उपमा झलकाने वाला अथवा विशेषण रूप हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण तथा विशेष्य या उपमा उपमेय का संबंध होता है। जैसे कि इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, नील कमल। नीला है जो कमल, महाराजा महान है जो राजा। इससे क्या समझ सकते हैं हम? जैसे कि हम जानते हैं समास में 2 पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। तो कर्मधारय समास में दोनों ही पद में जो प्रथम पद होता है उसमें दूसरा पद प्रधान होता है, ना कि पहला पद। पहला पद विशेषण के रूप में कार्य करता है। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो प्रथम पद विशेषण की तरह कार्य करता है और जो दूसरा पद होता है वो विशेष्य होता है, यानी कि जिसकी प्रशंसा की जाती है। तो इसमें प्रधानता किसकी हुई? दूसरे पद की, क्योंकि जो पहला पद जो है वो मात्र दूसरे पद की विशेषता के लिए यहाँ पर लिखा गया है। पहले पद का कोई अस्तित्व नहीं होगा यदि दूसरा पद हो ही ना, क्योंकि पहला पद दूसरे पद की प्रशंसा करता है। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसका उदाहरण है नील कमल। नीला है जो कमल। तो इसमें जो विशेषण क्या हो गया? नीला इसमें विशेषण हो गया और कमल इसमें विशेष्य हो गया। कमल की विशेषता बता रहा है क्या? नीला रंग, कि जो वो कमल है वो नीले रंग का कमल है। इसमें उपमान तथा उपमेय का संबंध होता है। कमल नयन, कमल के समान जो है नयन। तो इसमें क्या है? इसमें नयन प्रधान शब्द है। क्यों? क्योंकि जो कमल है, कमल जो है विशेषण है, वो विशेषता बता रहा है नैनों की। उसके बाद आता है द्विगु समास। ये बहुत आसान समास होते हैं। इनकी जो पहचान है वो आसानी से की जा सकती है। जिन शब्दों में जिसमें जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है, वो न्यूमेरिक शब्द होता है, न्यूमेरिक वर्ड होता है, वो द्विगु समास होते हैं। जैसे कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो अर्थात संख्या का बोध कराए तथा पूरा पद समुदाय का द्योतक हो, वहाँ द्विगु समास होता है। सरल भाषा में देखिए, जो अगर पहला पद संख्यावाची है वहीं पर द्विगु समास लगेगा, यानी कि संख्या का बोध कराएगा और पूरा पद समुदाय द्योतक होगा। वो एक ग्रुप का, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का वो आपको अध्ययन कराएगा, ग्रुप का बोध कराएगा। इसके बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समाहार, सतसई 700 पद वाली। ठीक है। तो उसके बाद 5वां है बहुव्रीहि समास। जहाँ दोनों ही पद प्रधान ना हो बल्कि अन्य पद प्रधान हो और पूरे पद से एक अन्य अर्थ प्रकट हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है।
मैंने आपकी कक्षा में बताया था इसमें कैसा क्या होता है। यहाँ पर ना तो प्रथम पद प्रधान होता, ना ही द्वितीय पद प्रधान होता, उत्तर पद प्रधान होता। इन दोनों में से किसी की भी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। इम्पोर्टेंस किसकी होती है? यहाँ पे जो अगला शब्द जो बनाया जाता है, इनके अलावा कोई अलग शब्द जो बनाया जाता है उसकी इम्पोर्टेंस होती है, उसकी महत्ता होती है। जैसे कि हमने उदाहरण देखा चंद्रशेखर, यानी कि चंद्र है मस्तक पर जिसके, वो कौन है? वो शिव है। तो इसमें ना तो चंद्र प्रधान शब्द है, ना ही शेखर प्रधान शब्द है, बल्कि ये दोनों शब्द एक तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जो है शिव। यानी कि चंद्र है मस्तक पर, किसके मस्तक पर चंद्र है? बिल्कुल शिव जी के मस्तक पर चंद्र है। तो ये इनमें दोनों ही पद प्रधान नहीं है, पितु ये एक अन्य शब्द की, अन्य व्यक्ति की या अन्य व्यक्ति या शब्द के विषय में इंगित का जो की ओर इंगित करते हैं। फिर दशानन, दश है आनंद, दस है सर जिसके, वो कौन है? वो रावण है। जो दशानन शब्द है कई बार वह द्विगु समास का उदाहरण भी बन जाता है, क्योंकि दश इसमें भी शब्द आ रहा है। लेकिन अगर हम इसकी सार्थकता की बात करें या अगर हम इसकी सही प्रयोग की बात करें तो ये बहुव्रीहि समास में ज़्यादा सुटेबल होगा। अंत में इसका अंतिम समास है द्वंद्व समास, जहाँ दोनों पद प्रधान हो और दोनों ही अपना स्वतंत्र रूप रखते हों तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और एव तथा एवं अन्य या अथवा योजक चिन्ह आए, वहाँ द्वंद्व समास होता है। कहने का तात्पर्य है, योजक चिन्ह का क्या अर्थ होता है? जो इक्वलिटी रखते हो, जिसमें समानता हो, जो दूसरे में और अथवा या जैसे शब्दों को इंगित करते हैं वो योजक चिन्ह कहलाते हैं। जैसे कि माता पिता, राधा कृष्ण, ऋषि मुनि, पाप पुण्य, ये दोनों शब्द क्या हैं? जैसे माता पिता शब्द आप ले लीजिए, माता और पिता, इनमें दोनों ही प्रधान है, दोनों की इंपॉर्टेंस है। दोनों, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को डोमिनेट कर रहा है, दोनों ही इक्वलिटी रखते हैं। तो छात्रों, ये था आपका आज का कार्य समास। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जो छात्र आज कक्षा में अनुपस्थित थे वो, उनके लिए यह कार्य कराया जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।